प्रिय विद्यार्थी, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका रही मौर्य साम्राज्य की स्थापना में और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही, इसकी हम चर्चा आज करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। इसकी स्थापना के साथ ही हम इतिहास की एक सुदृढ़ धरा पर अवतरित होते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का प्रकाशमय युग मौर्य काल से ही शुरू होता है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य का आगमन भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। जिस कठिन समय में इस वंश ने अपनी नींव को दृढ़ किया, उस समय को देखकर तो सचमुच इसका स्थान ऊंचा उठ जाता है। समय संकट का था। सिकंदर का आक्रमण भारत पर हो चुका था। 327 से 325 ईसा पूर्व तक पंजाब का भाग सिकंदर के हाथों में आ चुका था। इस प्रकार मौर्य वंश को अपनी नींव को मजबूत करने में एक बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ा। विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना एक ऐसे महान व्यक्ति द्वारा की गई होगी जिसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का दृढ़ संकल्प किया होगा। मौर्यों के आगमन से ही भारतीय इतिहास का कालक्रम स्पष्ट होने लगता है। इसके साथ ही विदेशों से भारत का संबंध पुनः स्थापित होने लगा। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ का मत है कि मौर्यों के आगमन के साथ ही इतिहास के क्षेत्र में भी प्रकाश की चमकीली किरण फैलने लगती है। कालक्रम भी स्पष्ट होने लगता है और भारत के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर विशाल साम्राज्य अपनी सत्ता स्थिर करने लगता है। इस साम्राज्य के स्वामी राजा ने होकर सम्राट की पदवी से विभूषित हुए। इन सम्राटों का व्यक्तित्व महान था। समय की धूल ने इसे धुंधला भले ही बना दिया हो, उन्होंने सारे संसार में फैलने वाले धर्म यानी बौद्ध मत की सहायता की, जिसका प्रभाव आज तक अनुभव किया जा रहा है। भारत ने जो बहुत समय तक अकेला रहा था, विदेशों से अपने संबंध जोड़े, तो ये केवल मौर्य वंश के कारण हो सका। तो विद्यार्थियों, वी स्मिथ जो है इतनी तारीफ कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य क्या था, इसके संस्थापक कौन थे और उन्होंने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये जानना बड़ा रोचक होगा। तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंत में मौर्यों के सत्तारूढ़ होने पर ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं और देशी और विदेशी साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की जिन जिन विभिन्न तिथियों का प्रतिपादन किया है, वह सभी सत्य के निकट कही जा सकती है। अतः चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने की तिथि यानी तारीख भारतीय इतिहास के कालक्रम में एक ज्योतिर्मय स्तंभ है। फिर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारत ने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास की घटनाओं का कालक्रम अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की घटनाओं के कालक्रम के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही मौर्य साम्राज्य का एक और महत्व है। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य विद्यार्थियों हर्यक वंशीय राजाओं ने शुरू किया था, हमने देखा था कि बिंबिसार ने किस प्रकार जो है मगध को एक छोटे से राज्य से विशाल साम्राज्य की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर किया। तो ये एकीकरण जो है हर्यक वंशीय राजाओं के द्वारा शुरू किया गया था, उसे मौर्यों ने पूरा कर दिया। इनके समय में भारतवर्ष का अधिकांश भाग एक सुदृढ़ राजनीतिक सूत्र में बंध गया। इस एक छत्र एकता के कारण हमारा प्राचीन इतिहास वास्तविक अर्थ में भारतीय हो गया। उनके काल में राष्ट्रीय जीवन का भरपूर विकास हुआ, कला की उन्नति हुई और भारतीय सामाजिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। तो विद्यार्थियों, ये जो मौर्य साम्राज्य है, तो उसको जानने के साधन क्या है, उसके स्रोत क्या हैं। हमारे पास मौर्यकालीन इतिहास को जानने के बहुत सारे जो है साधन है, स्रोत हैं, जिनमें अभिलेखीय प्रमाण, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत, पुरातात्विक उत्खनन, कलात्मक अवशेष और मुद्राएं यानी सिक्के शामिल हैं। और जो विदेशी साहित्य विद्यार्थी वो ज़्यादातर यूनानी है, जिसमें मेगस्थनीज जो कि राजदूत था मौर्य साम्राज्य में, मौर्य दरबार में चंद्रगुप्त के समय में, यूनानी राजा सेल्यूकस का, उसने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका, वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसे तीनों नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र
नाम से प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र आर्थिक स्थिति के बारे में होगा विद्यार्थियों, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र जो है हमें प्रशासन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है। तो ये साहित्यिक स्रोत जो है देशी विदेशी, इसके अलावा मुद्रा राक्षस की आदि अनेक ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। इसके अलावा खास तौर पर जो अभिलेख प्रमाण हैं, जो अशोक जो है उसके अभिलेख जो है भारत के प्राचीन सबसे सुरक्षित और तारीख युक्त यानी तिथि युक्त आलेख हैं। और ये आलेख जो है शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में उत्कीर्ण कराए गए थे। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और अधिकांश इनको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और कहीं पर आरमाइक और कहीं पर खरोष्टी और कहीं पर यूनानी 4 लिपियां जो है इनमें प्रयुक्त हुई हैं। और ये स्तंभ लेख जो है हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और अन्य उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के पुरातात्विक जो खुदाइयाँ हैं उससे भी हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और पटना के निकट कुम्भरहार तथा बुलंदीबाग की खुदाई में मौर्य काल के भव्य महलों के अवशेष मिले हैं, जो कि मेगस्थनीज द्वारा लिखे गए विवरण से मेल खाते हैं। राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों में उत्खननों से समकालीन भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तरी चमकीली काली मृदभांड परंपरा यानी NBP पाथ परंपरा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर को लगभग संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में काम में लिया जाता था। इस पाथ परंपरा के 1 दर्जन से भी ज़्यादा पुरा स्थलों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों से हमें ये पता चलता है। इसके अलावा जो कलात्मक अवशेष हैं, बहुत सारी मौर्य काल के जो महल हैं, गुफाएं हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, अशोक के स्तंभ हैं, उनके ऊपर जो है बहुत सारी जो है कलात्मक आकृतियां हैं, पशु मूर्तियां हैं। आपको पता होगा कि जो हमारा विद्यार्थियों राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें 4 शेरों की आकृति है, वो 4 शेरों की आकृति अशोक के स्तंभ से ही ली गई है। और इनसे जो है हमें मौर्य काल की कला के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्यों में जो है अर्थव्यवस्था सिक्कों पर आधारित थी, और बहुत सारी मुद्राएं हमें आहत और पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और इन सिक्कों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो ये तो विद्यार्थियों चर्चा हुई मौर्य साम्राज्य को जानने के साधनों के बारे में। और जैसा कि हमने कहा जो शिलालेख और स्तंभ लेख हैं वो अशोक के विशाल साम्राज्य के विविध स्थानों से हमें पता है मिले हैं। राज्य आज्ञाओं को इन शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया था अशोक ने, और ये शिलालेख उसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उसके धम्म और उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफ़ी जानकारियाँ देते हैं, और साथ ही प्रशासन की जानकारी भी हमें प्राप्त होती हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, और 322 ईसा पूर्व में वे मगध की गद्दी पर बैठा, और 298 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। विद्यार्थियों चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। डॉक्टर राधा कुमार जी कहते हैं कि चंद्रगुप्त की महानता कई बातों में अद्वितीय है। भारत के बहुत ही थोड़े शासकों को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपने इतने छोटे से शासनकाल में, पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने सिर्फ 24 वर्ष तक शासन किया, तो उसने अपने इतने छोटे से शासनकाल में इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक से पहले का जीवन है वो विवादपूर्ण है, उसके बारे में कोई निर्विवाद निर्णय नहीं है। और ये माना जाता है कि वह जो है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था, और उसने जो है कुछ जो है उसकी माता को मानते हैं कि वो मौर्य जो नाम उसका मिला है, तो उसका मौर्य मयूर जहाँ पर उसकी माता रहती थी पिपलीवन जंगल में, वहाँ पर बहुत सारे मयूर रहते थे, और इसीलिए इसका नाम जो है मौर्य पड़ गया। और इसके बाद जो है हम बात करें आगे उसके जीवन की, तो हम देखते हैं कि चाणक्य ने जो है उसका एक तरीके से प्रशिक्षण उसको दिया।
और उसका जन्म संभवतः 345 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और उसके बाद उसकी भेंट बाद में आगे चलकर जब वो 6-7 साल का था, उसकी भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य विद्यार्थी बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक था और उसने गुप्त रूप से नंद राजा के यहाँ नौकरी भी की थी। और बाद में जो है वो योग्यता के आधार पर वह उन्नति करते करते सेनापति के पद पर नियुक्त हो गया। और सिकंदर से भी उसकी भेंट हुई। और जो यूनानी लेखक है जस्टिन, वो ये कहता है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट की थी जब वह असफल आक्रमण के बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश में पहुंचा था, और उसने सिकंदर को नंद राजा पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। लेकिन बात ही बात में सिकंदर, कहा जाता है कि उससे नाराज हो गया और उससे जो है वध के आदेश दे दिए, लेकिन चंद्रगुप्त किसी तरह वहां से बच निकला। तो चाणक्य के द्वारा जो है उसका प्रशिक्षण दिया गया। उसके बारे में कहा जाता है कि बचपन में चंद्रगुप्त जो है गांव में एक खुद के द्वारा ही एक बनाए गए खेल, राजकीय खेल यानी राजकिलम खेला करता था, जिसमें वह खुद जो है राजा बनता था। आपने बचपन में ये कहानी पढ़ी होगी किताबों में। और उसके जो दोस्त थे, उसके मित्र जो थे, वो उसके दरबारी यानी सभासद बनते थे। और इस सभा में एक टीले पर बैठकर चंद्रगुप्त जो है न्याय का कार्य करता था। और ये जो है उसका खेल चंद्रगुप्त का जब चाणक्य ने देखा, तो वो उसने जो है उसकी उस बालक में उसको नेतृत्व की प्रतिभा और राजत्व के गुण दिखाई दिए। और उसने 1000 काशार्पण, जो कि उस समय की मुद्रा थी, सिक्का था, वह देकर बालक चंद्रगुप्त को उसके पिता यानी शिकारी संरक्षक से खरीद लिया। और चाणक्य जो है वो नंद राजा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, और इसलिए वो एक ऐसे बालक की तलाश में था जिसे प्रशिक्षित कर वे नंद राजा को सिंहासन से हटा दे और उसे मगध की गद्दी पर बिठा देता। और इस उद्देश्य से चाणक्य बालक चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला शहर ले गया और 7 या 8 वर्ष तक उसे एक प्रसिद्ध विद्यापीठ में समस्त विद्याओं तथा कला की शिक्षा दिलवाई। और संभवतः तक्षशिला में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान या उसके बाद ही चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था। और सिकंदर से, जैसा कि मैंने बताया था, कि वो बचकर निकल गया। इसके बाद जो है उसका जो है शुरू होता है उसकी उपलब्धियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम जो है पश्चिमी प्रदेशों से यूनानियों के आधिपत्य से मुक्ति का कार्य किया। और जब सिकंदर भारत से चला गया तो उसके द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्र में विद्रोह शुरू हो गए थे। ऐसे ही एक विद्रोह में सिकंदर का शत्रप जो है प्रांतपति फिलिप की हत्या हो गई, और सिकंदर की मृत्यु के बाद तो उसके अधीन क्षेत्रों की दशा और भी खराब हो गई। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी चंद्रगुप्त के लिए इस क्षेत्र को विदेशों से मुक्त कराने का स्वर्ण अवसर आ गया था। और ये घटना जो है चक्र जो है 323 ईसा पूर्व का माना जाता है। यूनानी लेखक जस्टिन लिखता है कि इसी समय एक प्रतिभाशाली नेता का उदय हुआ, जिसके नेतृत्व में पंजाब की स्वतंत्रता प्रेमी जनता ने यूनानियों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी पंजाब व सिंध क्षेत्र से भगा दिया। इस मुक्ति संग्राम का जो प्रणेता है वो सेड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त था। यानी आपसे बहुत सी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सेड्रोकोटस किसने कहा है चंद्रगुप्त को, तो वह जस्टिन के द्वारा कहा गया। इसके बाद नंद वंश का नाश जो है करके वे मगध पर उसने अधिकार कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके समर्थकों की सैनिक शक्ति नंद राजा के मुकाबले बहुत कम थी। और यही वह बिंदु है जहां कौटिल्य की कूटनीति उपयोगी साबित हुई। उन्होंने नंद साम्राज्य के समीपवर्ती क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ से आक्रमण शुरू किया और धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ने लगे। और विद्यार्थियों, ये कहा जाता है कि कूटनीति की शिक्षा एक विशेष घटना पर आधारित थी। भावी जो सम्राट है चंद्रगुप्त ने एक बार देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को प्लेट के थाली के बीच में से ग्रास उठाकर रखने पर डांट रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि बीच का हिस्सा किनारों से कहीं ज़्यादा गर्म होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य संघर्ष भी साधारण संघर्ष नहीं था। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य को नंद राजा को समाप्त करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध में 100 कोटि सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े तथा 5,000 रथ काम आए। ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, किंतु ये इससे स्पष्ट है कि यहाँ घमासान युद्ध हुआ था जिसमें लाखों की संख्या में वीर काम में आए थे। और बौद्ध कथाओं के अनुसार भी नंद राजा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार सन 323 ईसा पूर्व तथा
21 ईसा पूर्व के मध्य चंद्रगुप्त मगध के राज सिंहासन पर बैठ गया और चाणक्य को उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। कुछ समय में ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के द्वारा पंजाब में सीमा प्रांत में नियुक्त की गई यूनानी फौजों को इस देश से मार भगाया। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं डॉक्टर के एम पणिक्कर के शब्दों में कि इस प्रकार चंद्रगुप्त अपनी छोटी अवस्था में एक संगठित, शक्तिशाली तथा वैभव संपन्न साम्राज्य का स्वामी बन गया, जिसमें अनेक शताब्दियों तक सुयोग्य राजाओं के शासनकाल के अंतर्गत उच्च कोटि के शासन प्रबंध की परंपरा का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि जिसका राज्य प्राय समग्र सिंधु गंगा की घाटी में फैला रहा। चाणक्य की प्रेरणा और पथ प्रदर्शन से चंद्रगुप्त ने समझौते की साहसपूर्ण नीति का पालन किया और जिसकी व्याख्या हमें मुद्रा राक्षस नाटक में देखने को मिलती है। और इस नाटक की जो मुख्य कथा वस्तु है वो इसी विषय पर आधारित है कि महामात्य चाणक्य ने किस प्रकार अंतिम नंद राजा के कर्तव्यनिष्ठ दृढ़ संकल्प मंत्री राक्षस को समझा बुझाकर चंद्रगुप्त की सेवा करने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसा होने पर ही चाणक्य ने दावा किया था कि अब नंदों की पूरी पराजय हो चुकी है और मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका है। इस विवेकपूर्ण नीति से विद्यार्थी चंद्रगुप्त अपना साम्राज्य मजबूत करने में सफल हुआ और कुछ ही समय के भीतर उसका प्रभुत्व सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक तथा हिमालय से लेकर विंध्याचल तक फैले हुए समस्त भारत पर स्थापित हो गया। यह पहला अवसर था कि जबकि भारतवर्ष पर एक प्रभावशाली साम्राज्य की जो है सत्ता की स्थापना हुई, जो उसका संगठन करने में सफल हुई। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने किस प्रकार नंद वंश को समाप्त किया और अपनी सत्ता को मगध में स्थापित किया, जबकि स्वयं जो है एक राजा का पुत्र नहीं था। और चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य जो है विजय योजनाएं क्या थी, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।